हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टारगेट सी-10 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का पेपर जो प्रीवियस ईयर हुआ है 2014 में वो हम कराने वाले हैं। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर नहीं मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, एज इट इज़ रिपीट होते हैं, तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। आपको पता होगा कि एक पेपर में 60 क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम एक साथ नहीं कराएंगे, पार्टीशन में कराएंगे। यानी कि पार्ट 1 क्वेश्चन 1 to 30 आज करा रहे हैं, तो पार्ट 2 31 to 60 आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है, अब ईयर वही रहेगी, जैसे 2014 का आज हम 1 से 30 क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो नेक्स्ट डे 2014 का ही 31 to 60 आपको मिलेगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, ₹1000 का नोट का नया डिज़ाइन लागू करना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, या 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तो राज्य सरकार की बात कर रही है, तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं हमारी केंद्र से रिलेटेड हैं। जो 10th ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना ये राज्य सरकार करती है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। कहाँ अधिक है? गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। ठीक है, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो गरीब और आदिवासी लड़कियाँ होती हैं वो स्कूल छोड़ देती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ राइट ऑप्शन पर ही जाएंगे क्योंकि फिर ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? सामाजिक विज्ञापन के बारे में बात हो रही है। तो लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, अतिथि देवो भव, या जीवन बीमा ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो ये जो डी ऑप्शन है आपका वो सामाजिक नहीं है, वो एक व्यक्तिगत हो गई। आपको अपना जीवन बीमा कराना है तो वो आपकी निजी मतलब हो गया। ठीक है, ये व्यक्तिगत हो गया। 4th है। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? पीने का पानी। ठीक है, पीने का पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि धीरे धीरे पानी जो है वो कम होता चला जा रहा है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको पीने के पानी पर भी मीडिया को ध्यान देना चाहिए। 5th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों से भिन्न को पहचानिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। शक्तियों का पृथक्करण, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन आपका था न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों से भिन्न को पहचानिए। तो शक्तियों का पृथक्करण जो है वो न्यायपालिका से संबंधित नहीं है, यह मुख्यतः भारतीय संसद का विषय होता है। साथ में ही आप एक्सप्लेनेशन देखते चलिए। 6th देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी.के. वासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ए देखते हैं। डी.के. वासु किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके जो हैं वो डी.के. वासु दिशा निर्देश के अंतर्गत आते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुभाष कुमार बनाम बिहार 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? ये सभी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटी तो आनी ही चाहिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या बोला गया है कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल हैं। सामाजिक अध्ययन है तो समाज से ही रिलेटेड जो आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इसमें लिए गए हैं। तो इसमें क्या है? जीवन के आधार अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। कौन सा है? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। सन ज़रूर याद रखिए, सन भी पूछ लेते हैं। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक भाई परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? तो अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। तो अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है तब भी आप केवल से समझ सकते हैं कि केवल वर्ड हमें नहीं लेना है, और फिर नहीं ही पूछा गया है तो हम कहाँ पर जाएंगे? डी ऑप्शन की तरफ। ओके, बात करते हैं 9th क्वेश्चन की।
तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम को से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। ठीक है, अगर आप उसको बता देंगे कि हाँ हमें ऐसा रिज़ल्ट चाहिए, तो फिर जो बच्चा है वो पूरी कोशिश करेगा अपनी कि हाँ हमारी जो टीचर हैं उन्होंने जो कहा है वो कार्य हम उनको करके दिखाएं, उनके उद्देश्य को पूर्ण करके दिखाएं। ठीक है, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वीं कक्षा में के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि हम राइट ही ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट राइट ऑप्शन बताएंगे कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। अब 11th क्वेश्चन की बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी है विषय आधारित कार्यों में यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित है, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन ए है। यहाँ पर जो 1 है और 4th है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विषय आधारित कार्यों में भी आपको सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य के लिए उपयोगी है, और कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 12 की बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की बात हो रही है। तो ऑप्शन देखते हैं। अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका ऑप्शन। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की ज़रूरत है। ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। ये उनके वेतन वृद्धि, क्षमता निर्माण। तो वेतन से नहीं जाना है। आपका राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ पर बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, 13 की बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेज़ी से लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों है? ये सर्वेक्षण परियोजना, आप जाएंगे, सर्वे करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चीज़ों की कमी हो रही है, क्या चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? सर्वेक्षण परियोजनाओं से रिलेटेड हो गया। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया? विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। याद रखिएगा, एकीकृत कार्यक्रम विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए है, जो कब स्टार्ट हुआ है? NEP 1986 में। ओके, बात करते हैं 15 क्वेश्चन की कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिसकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा अधिक उपयुक्त है यहाँ पर? नंबर ए, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। जब दो चीज़ों को कोरिलेट करेगी तो बच्चा जो है वो सही से चीज़ों को समझ पाएगी, इस सब्जेक्ट को। 16 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन के निहित विचार की बात हो रही है, तो कहानी और बोर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं 17 की। एक्सप्लेनेशन आप लोग साथ में देखते रहिएगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। ठीक है, जो सामाजिक वास्तविकताएं हैं उनसे बच्चा अच्छे से परिचित हो जाए और जागरूक हो। ठीक है, 18 की बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों में से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोबारा कि पाठ्य पुस्तक को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व कराने वाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कि जो स्थानीय संसाधन हैं उनसे भी बच्चों की जो समझ है वो बढ़ जाए, इस तरह की सामग्री हमें चुननी चाहिए। 19 है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों
और लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। लैंगिक मुद्दे और लैंगिक भेदभाव के लिए क्या होता है सबसे ज़रूरी कि जो भेदभाव है वो नष्ट हो जाए, है ना, क्लास से। तो बात क्या है यहाँ पर, आपको ए ऑप्शन चूज़ करना है कि अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे समझ पाएंगे मतलब क्या मैटर चल रहा है, किस चीज़ से रिलेटेड आपके जो लैंगिक भेदभाव होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं 20 की। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हों। ठीक है, तो राज्य सरकार के जितने भी मुद्दे हैं, सामाजिक अध्ययन मतलब समाज से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बस जो राइट ऑप्शन है उस पर अपना फोकस रखिए और क्वेश्चंस जो हैं उसको, जो गलत ऑप्शंस हैं उनको हटाने की कोशिश करिएगा, जिससे आपके जो राइट ऑप्शंस हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो जाएं। ओके, 21 की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए। भूगोल क्यों पढ़ाया जाए? जिससे पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो चिंताएं हैं तथा इनके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके बच्चों में, जिससे जो हमारा आगे की जनरेशन है वो इन चीज़ों के प्रति जागरूक हो। 22 की बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। तो याद रखिए कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार आपको बताना है। तो ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 23। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य है, ढांचा स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। ठीक है, जब तक बच्चे अपनी सोच खुद ना डेवलप कर लें तब तक आपको उनकी सहायता करनी होगी। ढांचा, ये आपके स्कैफोल्डिंग के बारे में बात हो रही है, ZPD, ये सारी चीज़ें बताई गई थी आपको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। 24 देखते हैं। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण से संबंध स्थापित करने की योग्यता है विश्लेषण करना। ठीक है, छोटे छोटे भागों को बांटकर अंश और पूर्ण तक जाना क्या हो जाता है, विश्लेषण करना। 25 की बात करते हैं कि शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। शैक्षिक गतिविधियों की बात हो रही है, तो कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजनाएं बनाना, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। ठीक है, ये आपका मेन जो है उद्देश्य होना चाहिए बढ़ाने के लिए। प्रेरक अधिगम, इंडक्टिव लर्निंग, निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। तो किसके विपरीत है, प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत है। याद रखिएगा, प्रेरक अधिगम प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत होता है। 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। तो अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 28 की बात करते हैं। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो स्वदेशी आंदोलन के नाम से। ठीक है, 29 है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है। तो ये आपका NCERT से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये ताराबाई शिंदे जो हैं, इन्होंने स्त्री पुरुष की तुलना से संबंधित जो अपना लेख लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा, ताराबाई शिंदे हैं जो स्त्री पुरुष तुलना नामक लेख इन्होंने लिखा था। सामाजिक, आप अगर NCERT भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो CTET है वो ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा। क्यों? क्योंकि भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसके जो आगे के क्वेश्चन है 31 to 60 वो हम कल लेकर आएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको ये वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहें। ठीक है, तो बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।